मित्रों प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। एकांत के क्षणों का आनंद ले रहे होंगे। चिंतन मनन स्वाध्याय सत्संग कर रहे होंगे। इन्हीं स्वाध्याय सत्संग के क्रम में हम आपको अनीत से जूझने वाले राष्ट्र को समर्पित शूरवीर पुस्तक से श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को पढ़कर सुनाते हैं। अन्याय के सामने सर न झुकाने वाले लाला लाजपत राय के अनसुने प्रसंगों को। मित्रों, 19वीं शताब्दी में भारतवर्ष की शिक्षा संस्थाओं को की कैसी दशा थी, इसका अनुमान आजकल के लोग नहीं कर सकते। जब गली गली में हाई स्कूल और इंटर कॉलेज दिखाई पड़ते हैं, उस समय शहर भर में एक आध गवर्नमेंट स्कूल का या कॉलेज होता था और उसके अतिरिक्त अगर हो सका तो एक आध मिशन स्कूल। हमारे देश के बड़े बड़े पुराने राजनैतिक और सामाजिक नेताओं ने इन मिशन स्कूलों और कॉलेजों में ही शिक्षा प्राप्त की थी। पर ये संस्थाएं जहां छात्रों को अंग्रेजी भाषा और अन्य विषयों की शिक्षा देती थीं, वहां इनकी जातीयता की भावना को निर्बल करके उन्हें विदेशी भावापन्न बनाने की चेष्टा भी करती थी। सरकारी शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य तो इनके संस्थापक मैकाले साहब ने अंग्रेज सरकार के कार्यकालों के लिए क्लर्क तैयार करना निश्चित कर दिया था। ईसाई पादरी अपने स्कूलों में लड़कों को ईसाई धर्म की विशेषताएं और हिंदू धर्म की त्रुटियां बतलाकर इस बात की कोशिश करते रहते थे कि उनका झुकाव उनके धर्म की तरफ हो जाए। यह स्थिति देश के सभी हितैषियों और भारतीय संस्कृति के प्रेमियों को खटकती थी और जहां तक संभव था वे इसका प्रतिकार का उपाय करते थे। पंजाब में इस तरफ सबसे पहले ध्यान देने वाले लाला लाजपत राय और महात्मा हंसराज थे। एक अवसर पर उन दोनों में इस विषय पर चर्चा होने लगी तो लाला जी ने कहा, मुझे अंग्रेजों की शिक्षा का यह ढंग पसंद नहीं। हंसराज ने कहा, हाँ, अंग्रेजी स्कूलों में हमारे देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पढ़ाया जाता है। लाला जी बोले, इसके अतिरिक्त यह ढंग बहुत ही महंगा और खर्चीला है। गरीब लड़के तो पढ़ ही नहीं पाते। कॉलेज से पढ़कर जो लड़के निकलते हैं वे पूरे साहब होते हैं। उनके मन में देशवासियों के लिए प्रेम नहीं होता। हंसराज, पर उपाय क्या है? अंग्रेज तो चाहते ही हैं कि पढ़े लिखे लोगों के मन में देश प्रेम ना हो। लाला जी, मैं चाहता हूं कि एक ऐसा कॉलेज खोला जाए जिसमें अंग्रेजी के साथ हिंदी और संस्कृति भी पढ़ाई जाए। इससे नवयुवक अपने अतीत गौरव को समझेंगे और देश प्रेम करना सीखेंगे। हंसराज, विचार तो अच्छा है। अगर इस कॉलेज का खर्च थोड़ा हो तो गरीब लड़के भी पढ़ सकते हैं। लाला जी, यही मैं चाहता हूं। हंसराज, पर इसके लिए धन कहां से आएगा? लाला जी, अगर आप सब सहयोग दें तो धन की चिंता नहीं। जब हम जनता की सेवा करेंगे तो वह हमें धन भी देगी।
यह विचारधारा कुछ ही समय में परिपक्व हो गई और इसके परिणाम स्वरूप लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई। इसमें दूसरे कॉलेजों की अपेक्षा आधी ही फीस ली जाती थी और अंग्रेजी के साथ धार्मिक शिक्षा देने की व्यवस्था भी थी। लाला जी ने अपने पास से धन देने के सिवाय नगरों में चारों तरफ घूमकर और झोली फैलाकर बहुत सा चंदा भी इकट्ठा किया। लाहौर के कॉलेज के अच्छी तरह चल निकलने के बाद जालंधर, होशियारपुर आदि अन्य नगरों में भी ऐसे ही डीएवी कॉलेज खोले गए, जिनसे उस प्रांत में जातीयता की एक नई लहर सी पैदा हो गई। साथियों, लाला लाजपत राय सन 1865 से 1928 स्वयं एक गरीब घर में उत्पन्न हुए थे। उनके पिता एक मिडिल स्कूल में बहुत थोड़े वेतन पर नौकरी करते थे और इस कारण उन्होंने इंटर तक की शिक्षा बड़ी कठिनाइयों में जीवन व्यतीत करके प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने मुख्तारी की परीक्षा दी, जिसमें 30 परीक्षार्थियों में उनका दूसरा नंबर आया। इसके बाद जब उन्होंने अदालत में मुख्तारी आरंभ की तो उनको बहुत शीघ्र सफलता मिली और 3-4 वर्षों में ही हिसार जिले के सबसे मशहूर वकील बन गए। उनकी आमदनी भी काफ़ी बढ़ गई, पर इसका उपयोग उन्होंने अपनी सुख सुविधा के लिए न करके परोपकार के लिए ही किया। आरंभ में हिसार की आर्य समाज को 1,500 रुपया दान देकर उसकी सुदृढ़ व्यवस्था दृढ़ कराई। फिर वहां एक संस्कृत विद्यालय भी स्थापित किया। कुछ वर्ष बाद जब वकील की हैसियत से इनका नाम और अधिक प्रसिद्ध हो गया तो वे हिसार से उठकर लाहौर चले गए और वहाँ के चीफ कोर्ट में वकालत करने लगे। वहाँ पर उनकी आमदनी और भी बढ़ी, पर उसके साथ ही उनकी दानशीलता तथा समाज सेवा भी की प्रवृत्तियाँ भी बढ़ती जाती थीं। डीएवी कॉलेज का जिक्र तो ऊपर किया ही जा चुका है। इसके अतिरिक्त लाला जी का दूसरा बड़ा कार्य क्षेत्र अछूतोद्धार था। हिंदू जाति अपने करोड़ों भाइयों को इस प्रकार पतित और दलित बनाए जा रहे, यह उनको बड़ा अन्यायपूर्ण लगता था। इसलिए उन्होंने कांगड़ा, पंजाब तथा संयुक्त प्रांत के पहाड़ी इलाकों में दौरा करके वहाँ के अछूतों में बहुत काम किया। सबसे बड़ी आवश्यकता उन लोगों में शिक्षा प्रचार की जान पड़ी, जिससे वे अपनी हालत को समझ सके और अपने पैरों पर खड़े हो सके। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पाठशालाएं खुलवाईं और इस कार्य में अपने पास से 40,000 रुपये खर्च किया। इसके सिवाय उन्होंने बहुत उद्योग करके यह भी व्यवस्था की कि आर्य समाज के समस्त स्कूलों और गुरुकुलों में अछूत विद्यार्थी बिना भेदभाव के शिक्षा प्राप्त कर सकें। जब राजस्थान, मध्य प्रांत और उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा तो लाला जी ने उन स्थानों में पहुंचे भूखे मरने वालों की रक्षा का बहुत उद्योग किया। लाखों रुपया इकट्ठा करके लोगों को सहायता पहुंचाई गई और फिरोजपुर के अनाथालयों से पहुंचाया गया। ईसाई पादरी भी इन क्षेत्रों में सहायता का कार्य कर रहे थे, पर वे संकट से लाभ उठाकर सैकड़ों हिंदू बच्चों को ईसाई भी बना रहे थे। लाला जी ने इसका विरोध किया और जहाँ तक संभव हुआ हिंदू बालकों को हिंदू संस्थाओं में ही भिजवाया।
पर इससे यह न समझ लेना चाहिए कि लाला जी अधिकांश हिंदुओं या आर्य समाजियों की तरह कट्टर धार्मिक थे। यह न समझ लेना चाहिए। वे वास्तव में बुद्धिवादी थे और धर्म के उसी स्वरूप को मानते थे जिससे व्यक्ति और समाज का सुधार एवं उत्थान हो सके। उन्होंने वंदे मातरम मातरम नामक उर्दू पत्र में डंके की चोट पर लिखा था, मेरा मजहब हक परस्ती, सत्य पर स्थिर रहना है। मेरी मिल्लत मेल, कौम परस्ती जातीयता है। मेरी इबादत यानी पूजा, खलक परस्ती यानी मानव सेवा है। मेरी अदालत मेरा अंतःकरण है। मेरी जायदाद मेरी कलम है। मेरा मंदिर मेरा दिल है और मेरी उसमें सदा मेरी उमंगे सदा जवान है। एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा था, धर्म सिखाया नहीं जाता, वह उसी वातावरण में उन्नत करता है जिसमें विचारों की मलिनता हटा दी गई हो। ठीक विचार, सही अनुभव और उचित कार्य को ही धर्म मानना चाहिए। वे हिंदू समाज में प्रचलित सभी हानिकारक रूढ़ियों के विरुद्ध थे और कहते थे, जो धर्म समाज के वर्तमान दूषित ढांचे को कर्मों यानी भाग्य के आधार पर सही बताए और जायदाद, विरासत, उत्तराधिकार तथा विवाह संबंधी प्रचलित नियमों का समर्थन करे, वह झूठा है। लाला जी उन लोगों में से थे जिनकी कथनी और करनी में एकता रहती थी। वे धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में सुधारवादी थे और उसी के अनुसार स्वयं भी चलते थे। इसमें वे किसी के विरोध अथवा मतभेद की परवाह भी नहीं करते थे। इस संबंध में उन्होंने बातचीत करते हुए सेठ गोविंदास से कहा था, गोविंदास, मैं ऐसे आदमी को कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं समझता जिसका कोई विरोधी ना हो। ऐसा आदमी या तो किसी तरह की दमखम रखने वाला नहीं होता या वह अव्वल नंबर का धोखेबाज होता है। लाला जी अपने विरोधियों का सामना भी बड़े जोर से करते थे और एक लेखक के कथनानुसार उनके विरोधी उनकी वाणी और कलम की चोट से तिलमिला उठते थे। सन 1926 में जब कांग्रेस ने काउंसिल प्रवेश की आज्ञा दे दी तो पंडित मोतीलाल जी नेहरू से उनका मतभेद हो गया। उस समय लाला जी ने मालवीय जी के साथ मिलकर स्वतंत्र कांग्रेस दल की स्थापना की और स्वराज पार्टी के उम्मीदवार को बहुत बुरी तरह हरा दिया। सन 1907 में जब उन्हें देश निकालने का दंड देकर मांडले वर्मा भेजा गया, उसके बाद से उनका जीवन राजनीतिमय ही हो गया। यूँ तो कांग्रेस में वे सन 1888 से ही भाग ले रहे थे और सन 1920 में कलकत्ते में होने वाले कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। सन 1905 में जब 1914 में उन्हें कांग्रेस की तरफ से विदेशों में प्रचार करने इंग्लैंड आदि भेजा गया, दूसरी यात्रा के अवसर पर वे प्रचारार्थ अमेरिका भी चले गए और उसी समय प्रथम यूरोपीय महायुद्ध छिड़ जाने से उनका भारत में आना रोक दिया गया।
इसलिए वे सन 1919 तक अमेरिका में ही रहे और वहीं पर भारत के संबंध में अपने लेख और पुस्तकें लिखकर देश सेवा करते रहे। उन पुस्तकों में यंग इंडिया बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी आपने पूरी तरह भाग लिया और सन 1921 में क्रिमिनल लॉ रीमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार भी किए गए। यद्यपि वे महात्मा गांधी के अंध अनुयायियों में से नहीं थे, पर जब कभी और जहां कहीं देश के सम्मान का प्रश्न सामने आया, वे कभी पीछे नहीं हटे और हर तरह का कष्ट सहन करते रहे। सन 1928 में जब कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बायकॉट का आदेश दिया तो उन्होंने लाहौर में उसका बायकॉट बड़ी जोरों से किया। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए कांटेदार तार लगा दिए थे, पर लोग फिर भी ना रुके। इस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। लाला जी ही उस जुलूस में सबसे आगे थे, इसलिए सबसे अधिक लाठियां उन्हीं पर पड़ी। पर उनसे भयभीत होने के बजाय लाला जी ने गर्जना करते हुए कहा, मेरे ऊपर पड़ी एक एक चोट भारत में स्थापित ब्रिटिश साम्राज्यवाद की अर्थी के लिए एक एक कील साबित होगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। इस घटना के फलस्वरूप पंजाब के अनेक युवकों में विद्रोह की भावना उमड़ पड़ी और अंत में भगत सिंह ने लाला जी पर लाठी चलाने वाले असिस्टेंट पुलिस सुपरिंटेंडेंट सॉन्डर्स को गोली से ही उड़ा दिया। लाला जी बड़े उद्योगी और पुरुषार्थी थे। उन्होंने अपने ही बलबूते पर लाखों रुपया कमाकर परोपकार और देश सेवा के कामों में खर्च किया। अपना उदाहरण दिखलाकर वे अपने देशवासियों को भी यह उपदेश देते थे, यह विचार त्याग दो, यह विचार त्याग दो कि हमारा जीवन दुखमय है और यह हमारे दुर्भाग्य का फल है। हमारे देश के लोगों को यह धारणा, हमारे देश के लोगों की यह धारणा ऐसी पक्की है कि इसे मिटा देना सहज नहीं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जोरों से यह प्रचार किया जाए कि यह जीवन ही सत्य है, साथ ही कीमती है। उत्साहपूर्वक इस जीवन की रक्षा करना और इसे उपयोगी तथा सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। इस सिद्धांत के आधार पर वे अंत तक अपनी देशवासियों के जीवन की, अपनी शक्ति देशवासियों के जीवन को समुन्नत बनाने में लगाते रहे। अंत में उन्होंने अपना सर्वस्व सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी के लिए अर्पण कर दिया, ताकि देशभक्ति युवक जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक साधन पाकर अपना पूरा समय जन कल्याण के कामों में लगा सकें। ओम शांति। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करते रहिए।